हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार, सारे सीखने वालों को नमस्कार। तो आइए अपनी सीखने की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं विदाउट टेकिंग मोर टाइम। वोकैब क्लास नंबर 141, क्लास नंबर 141। इससे पहले की जो 140 क्लासेस हैं वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, राइट। और उसको पूरे तरीके से निभाइएगा। एक एक चीज़ का बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, बट पहली बार में नहीं। पहली बार में मुझे सिर्फ सुनना है, बोलना है और समझना है, मतलब पढ़ना है, राइट। जो लास्ट वाला काम है वो लिखने का, वो जब दूसरी बार क्लास को देखें तब इत्मीनान से कीजिएगा। पर पहले हर एक शब्द की सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला जो शब्द है वो इंटरमिटेंट है। अब इसकी सिचुएशन को पहले समझ लो, नहीं तो क्या होगा, जल्दबाजी में नोट्स बनाने पे ध्यान रह जाएगा और जो शुरू के 3 स्टेप हैं, सुनना, बोलना और समझना, वो होगा ही नहीं। तो फिर कितना भी लिखते रहो, दिमाग में कोई चीज़ आई नहीं तो नोटबुक में कितनी भी हो, ऐसे तो मोटी मोटी किताबें, पूरी डिक्शनरी रखी हुई है, वो दिमाग में नहीं है, वो प्रिंट में है, वो लिखी हुई है, तो कोई फ़ायदा नहीं बेटा। पर पहले उसको समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने इंटरमिटेंट कहा, कोई चीज़ रुक रुक कर अगर होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट। जैसे बारिश लगातार हो रही है तो वो कॉन्टिन्यूस हो गई, पर अगर रुक रुक कर हो रही है तो उसे इंटरमिटेंट कहा जा सकता है। जैसे विद गैप्स कहा जाता है, विद गैप्स के लिए अच्छा शब्द है इंटरमिटेंट, राइट। रुक रुक कर होना। कहते भी ऑपरेशन से पहले तो लगातार दर्द रहता था, पर अभी कभी कभार ही होता है, रुक रुक कर होता है, तो इंटरमिटेंट पेन हो गया, राइट। सिचुएशन जब तक नहीं समझोगे तब तक बात बनेगी नहीं। जैसे शब्द का उच्चारण भी हम यहाँ पे लिखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, राइट। तो बड़े इत्मीनान से आपको सीखना होगा बेटा। तो पहले आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि लिखना नहीं है, राइट। वकैब मंत्रा जो हमारी बुक है उसका डे 20 है, जिसमें कि ये शब्द आपको मिलेंगे, राइट। और आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाते हुए चलेंगे। लेट्स स्टार्ट इट विदाउट टेकिंग मोर टाइम। आइए शुरू करते हैं, राइट। और हमारा जो शब्द है वो है इंटरमिटेंट। अब इसमें हम तोड़ लेंगे इंटरमिटेंट, राइट। और अगर उच्चारण लिखना है तो लिख सकते हैं इंटरमिटेंट। अब कुछ को ये जिन्होंने शब्द नया है, कभी पहले पढ़ाई नहीं, तो भारी लग सकता है, राइट। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। अगर उच्चारण में दिक्कत हो तो आप इसे हिंदी में लिख लिया करो उच्चारण को। इंटरमिटेंट बहुत अच्छा शब्द है, स्पोराडिक। हिंदी में लिख सकते हैं रुक रुक कर होने वाला। जो चीज़ रुक रुक कर होती है, गैप्स के साथ होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट। रुक रुक कर होने वाली कोई चीज़ वो इंटरमिटेंट कहलाती है बेटा। स्पोराडिक है, इरेगुलर है, जो रेगुलर नहीं है। रेगुलर तो मतलब लगातार चलती चली जाती है। इरेगुलर का मतलब क्या है, ऐसी कोई चीज़ जो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, कभी हो जाती है कभी बंद हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर। जैसे इरेगुलर विजिट्स, राइट, ऑफ द ऑनर इन द फैक्ट्री, राइट। तो रुक रुक कर होती है, वो लगातार नहीं होती। ऑल्टरनेटिंग, आप समझ रहे हैं ना। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है भाई, आज हुआ फिर नहीं हुआ, फिर परसों हुआ फिर नहीं हुआ, यानी कि रुक रुक कर होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर नहीं है वो, ऑल्टरनेटिव होता है, वो ऑल्टरनेटिंग डेज पर होता है, या उसका ऑल्टरनेट निकाल लिया जाता है, मतलब गैप्स हो जाते हैं। अगला जो है वो है रेगुलर, कांस्टेंट और स्टेबल। कांस्टेंट का मतलब लगातार होता है, बिना थके बिना रुके अगर कोई चीज़ चलती है तो वो कांस्टेंट है। जैसे आपके एफर्ट्स इंटरमिटेंट नहीं होने चाहिए सफलता के लिए। आपके जो एफर्ट्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए, यानी कि फोर्स लगातार कांस्टेंट लगी रहनी चाहिए, लगातार सही तरीके से सही दिशा में मेहनत होनी चाहिए, वो इंटरमिटेंट नहीं होनी चाहिए, रुक रुक कर नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा अगर सेंटेंस लेंगे तो और बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएगा कि भाई वाक्य क्या कह रहा है। लेट्स टेक इट। देयर विल नॉट बी, और मैं उम्मीद करूँगा मेरे साथ बोलेंगे, देयर विल नॉट बी, शाबाश, देयर विल नॉट बी इंसेसेंट रेन, यानी कि भाई मौसम विभाग कह रहे हैं कि अब लगातार बारिश नहीं होगी, बट इंटरमिटेंट शावर्स। इंटरमिटेंट शावर्स का मतलब रुक रुक कर होने वाले शावर्स, लगातार बारिश नहीं होगी। देयर विल नॉट बी इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस। जो चीज़ लगातार होती है दैट इज कॉल्ड इंसेसेंट, राइट। देयर विल नॉट बी इंसेसेंट रेन, इनसेसेंट। अगर उच्चारण में कोई दिक्कत हो तो जब नोट्स बनाओ तो वीडियो को स्टॉप करके पहले उसका उच्चारण लिख लो, तब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने मत दो जब तक कि वो शब्द नहीं समझ में आया, उसे बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें, बहुत ज़रूरी है। शाबाश, मेरे साथ फिर से बोलेंगे। देयर विल नॉट बी इंसेसेंट रेन, लगातार बारिश नहीं होगी, बट इंटरमिटेंट शावर्स। अब यहाँ पे इंटरमिटेंट शावर्स से आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या कहना चाहते हैं, कि अभी लगातार बारिश नहीं होगी पर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। देयर विल नॉट बी इंसेसेंट रेन बट इंटरमिटेंट शावर्स। अगर आपको इस वाक्य में इंसेसेंट का ना पता होता और इंटरमिटेंट का ना पता होता, जो बच्चे कहते हैं मेरी वकैब वीक है, वकैब वीक है, वकैब वीक है, वकैब वीक है, बेटा ये चिल्लाने से तो वकैब की कमी दूर होने से रही। काम तो करना पड़ेगा, बगैर काम किए फल की इच्छा करना तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मेरी मसल वीक है, मसल वीक है, मसल वीक है, ये चिल्लाने से बेटा मसल की वीकनेस जाएगी नहीं, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट। तो बहुत बेहतरीन तरीके से शब्दों को बढ़ाते चले जाओ, वकैब पार को बढ़ाते चले जाओ, और ताकतवर के पास ही होती है। तो अपने अंदर एक मन की ताकत रखो जो दिमाग की ताकत को आप डेवलप कर सको। इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक कर होने वाला, ये शब्द भी बड़ा अच्छा है, स्पोराडिक, स्पोराडिक,
स्पोराडिक, ऐसे तोड़ लिया करें शब्द को, तो स्पेलिंग को लिखने में भी आपको आसानी होगी। इंटरमिटेंट, स्पोराडिक रुक रुक कर होने वाला, ऑल्टरनेटिंग, और उल्टा देखो रेगुलर मतलब रुक। अब ये जो ब्रैकेट में होते हैं वो उसके एंटोनिम शब्द होते हैं, उसके उल्टे शब्द होते हैं, रेगुलर, कांस्टेंट और स्टेबल, जो चीज़ लगातार चलती रहती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब मैं वाक्य बोलता हूँ कि देयर विल नॉट बी इंसेसेंट रेन बट देयर विल बी इंटरमिटेंट शावर्स, यानी कि रुक रुक कर शावर्स आते रहेंगे बट लगातार बारिश नहीं होगी। तो कांस्टेंट जैसे हम कह सकते हैं देयर इज नाउ आफ्टर ऑपरेशन देयर इज नो इंसेसेंट पेन बट इंटरमिटेंट पेन। इसका मतलब क्या है भाई, लगातार दर्द नहीं है, रुक रुक कर है, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट। तो रुक रुक कर होने वाला, गैप्स के साथ होने वाला वो इंटरमिटेंट है बेटा। नेक्स्ट वर्ड बेटा, जुबिलेंट का मतलब बहुत ज़्यादा खुश, बहुत 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 ज़्यादा खुश, वेरी 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 हैप्पी, राइट। जब जब ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, जीता हुआ, जो जीता हुआ होगा वो खुश होगा। अब जीता हुआ व्यक्ति थोड़ा मुंह लटका लेगा, जीता हुआ व्यक्ति तो कहेगा ये हुर्रे, मज़ा आ गया, बहुत अच्छे, तो ये जुबिलेंट होने वाली बात है, राइट। तो जुबिलेंट का मतलब है बहुत 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 ज़्यादा खुश, राइट। एक एडजेक्टिव की तरह, एक विशेषता की तरह होता है। जैसे जुबिलेंट सपोर्टर्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, भाई इलेक्शंस जीतने के बाद होता है कि लोग कितना भी मना करें, जैसे कोरोना का लॉकडाउन है, पर जब कोई पार्टी जीतती है, जैसे बंगाल में या कहीं भी किसी भी पार्टी की बात करें, नॉट ओनली बंगाल, हर एक पार्टी के साथ ये कि भाई जीतते हैं तो द सपोर्टर्स दे बिकम जुबिलेंट एंड दे कम ऑन द रोड, दे डू नॉट फॉलो द कोरोना गाइडलाइंस, राइट। सो दे बिकम जुबिलेंट एंड दे सेलिब्रेट देयर विनिंग। तो जुबिलेंट का मतलब बहुत ज़्यादा खुश, वेरी 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 हैप्पी। प्राउड का मतलब गर्व महसूस करना, गर्व और खुशी दोनों चीज़ों का मिक्सचर है जुबिलेंट। थ्रिल्ड महसूस करना, रोमांचित महसूस करना। ग्लैड का भी मतलब गर्व महसूस करना। अच्छा भाई तुमने मुझे निराश कर दिया, निराश महसूस करना। जैसे जीत से व्यक्ति क्या महसूस करेगा, जुबिलेंट, और हार से व्यक्ति कई बार क्या महसूस करता है, डिसअपॉइंटेड। भाई मैं अपॉइंट नहीं हो पाया तो डिसअपॉइंट हो गया, जो मैंने सोचा था अगर मैं वहाँ अपॉइंट हो जाता, किसी जॉब पर, किसी पद पर, प्रतिष्ठा, मान सम्मान वो मिल जाती, तो अपॉइंटेड हो जाता। डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश है, नहीं हो पाया। थॉर्टेड का मतलब बाधित कहते हैं इसको हम। बाधित का मतलब समझते हो हिंदी में क्या होता है? इसका मतलब होता है, थॉर्टेड का मतलब है विद ब्लॉक्स, यानी कि जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, बहुत सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं उसमें, यानी कि बहुत सारे बंधन उसमें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपका पैर रोक रही हैं। थॉर्टेड का मतलब होता है डरा हुआ, निराश, हताश, जिसको बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं काम करने में, दैट इज कॉल्ड थॉर्टेड। ये बहुत प्यारा शब्द है। थॉर्टेड का मतलब जिस पर बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे बंधन हैं। निराश भी आप कह सकते हो उसको, हताश भी कह सकते हो। माई स्टूडेंट्स आर जुबिलेंट, बोलेंगे मेरे साथ, शाबाश, बहुत अच्छे, बोलेंगे माई स्टूडेंट्स आर जुबिलेंट बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, राइट। अपने आप से बोलो, शाबाश, माई स्टूडेंट्स आर जुबिलेंट बाय लर्निंग न्यू थिंग्स। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं नई चीज़ें सीख के। माई स्टूडेंट्स आर जुबिलेंट बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीख के बहुत खुश हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड जुबिलेंट का मतलब बहुत ज़्यादा खुश, राइट। ट्रायम्फ महसूस करना, इसका उच्चारण क्या है, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ, ये फ है। सो ट्रायम्फ का भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा कामयाब महसूस करना, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्फ, महसूस करना, राइट। सो ट्रायम्फ, जुबिलेंट, बहुत ज़्यादा खुश, वेरी 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 हैप्पी, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्फ। सो माई स्टूडेंट्स आर जुबिलेंट बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीख के आपको बड़ी खुशी मिलती है। जैसे कुछ नया सीखने को मिला, समथिंग रिवाइव्स विद इन यू, राइट, कुछ नया जागृत हो जाता है अंदर। सो सेकेंड वर्ड वॉज जुबिलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूरिड, और ल्यूरिड का मतलब होता है सनसनीखेज, राइट। ल्यूरिड का मतलब क्या है, सनसनीखेज, समथिंग सेंसेशनल इज कॉल्ड ल्यूरिड। वेट फॉर अ वाइल, एक सेकेंड रुकिएगा, फ़ोन थोड़ा सा मैं साइलेंट कर दूं, थैंक यू जी। ल्यूरिड का मतलब सनसनीखेज होता है, राइट। सेंसेशनल हो गया इसका मतलब, सेंसेशनल, राइट। ल्यूरिड का मतलब वेरी वेरी वेरी, राइट, ऐसी कोई चीज़ जो कि पूरा ध्यान खींच ले और बहुत सनसनी फैला दे, लाइक द साकिनाका रेप केस, राइट, रिसेंटली हैपन, जो कि अभी अभी घटित हुआ। तो साकिनाका रेप केस में 32 साल की महिला, राइट, शी वॉज विक्टिम टू द रेप एंड शी लॉस्ट हर लाइफ, राइट। तो ये क्या है, ये सेंसेशनल न्यूज़ है, यानी कि एक सनसनीखेज खबर है,
राइट तो जैसे सेंसेशनल न्यूज़ अबाउट द मिलिटेंट्स इन द वैली, यानी कि घाटी में आतंकवादियों की एक सेंसेशनल न्यूज़ आ रही है, दैट इज कॉल्ड सेंसेशनल। ल्यूरिड का मतलब सनसनी फैला देने वाला, ल्यूरिड का मतलब जो सनसनी फैला दे, सनसनी फैलाने वाली कोई भी चीज ल्यूरिड होती है बेटा। ल्यूरिड। सेंसेशनल। विविड, विविड का मतलब होता है एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरा हुआ। विव का मतलब लाइफ होता है, यानी कि एक तरीके से सनसनी फैलेगी तो इसका मतलब बहुत सारी ऊर्जा, वो पॉजिटिव नेगेटिव मुद्दा नहीं है, पर विविड एक पॉजिटिव वर्ड है, और ल्यूरिड जो होता है वो अधिकतर नेगेटिव चीज़ के लिए आता है बेटा, राइट ये बात याद रखिएगा, पर है उसी का पॉजिटिव फ्रेम माइंड है। विविड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ, राइट विविड का मतलब लाइवली, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला, लाइवली पर्सन, राइट विविड, विविध भी होता है इसका मतलब, राइट और जो एनर्जेटिक आदमी होता है, जो ऊर्जा से भरा हुआ होता है, वो बहुत सारी चीज़ें करता है, दैट्स कॉल्ड विविड। शॉकिंग, राइट और शॉकिंग है। ब्राइट, जैसे विविड को हम ब्राइट कह सकते हैं, लाइवली अट्रैक्टिव कह सकते हैं, राइट तो ल्यूरिड का मतलब, कई बार ये भी एक और बात याद रखना, विविड इसलिए भी कहा गया है, जैसे बहुत ज़्यादा जो चमकीला कलर है उसको भी ल्यूरिड कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे ब्राइट लिखा गया है। जैसे हर ल्यूरिड लिपस्टिक, हर ल्यूरिड लिपस्टिक, इसका मतलब ये है बेटा कि वो इतनी ज़्यादा भड़कीली चमकीली थी कि वो अच्छी नहीं लग रही थी, राइट अगर मैं कहूँ कि हर ल्यूरिड क्लॉथ्स, अब इसका मतलब ये कि वो चमक तो बहुत रहे थे पर अच्छे नहीं लग रहे थे, ये बात याद रखिएगा, चमक बहुत लग रही थी, यानी कि अब यहाँ पे विविड का मतलब यहाँ पे चमकीला हो सकता है, चमकीले की भी सेंस विविड देता है, तो विविड क्लॉथ्स का मतलब क्या है, पर वो पॉजिटिव हो जाएंगे। जब हम कहते हैं ल्यूरिड क्लॉथ्स का मतलब चमकीला तो बहुत है बट वो अच्छा नहीं लग रहा, दैट इज कॉल्ड ल्यूरिड, राइट हर ल्यूरिड क्लॉथ्स, राइट ल्यूरिड क्लॉथ्स का मतलब हो गया ऐसे कपड़े जो चमकीले बहुत हैं बट नॉट अट्रैक्टिव। डल, वीक, माइल्ड और प्लेन, यानी कि डल, बिल्कुल कोई जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, दैट इज कॉल्ड डल, उसे डल कहा जाता है। हम स्टेटमेंट अगर लेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और अभी कोई लिखेगा नहीं बेटा, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उसकी सिचुएशन को अगर आप देखोगे ज़रा तो बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। यू कैन रीड, शाबाश बोलेंगे, यू कैन रीड ऑल द ल्यूरिड डिटेल्स, यू कैन रीड ऑल द ल्यूरिड डिटेल्स, आप सारी की सारी सनसनीखेज जो डिटेल्स हैं ऑफ द साकिनाका रेप एंड मर्डर केस, you can read all the lurid details of the साकिनाका रेप एंड मर्डर केस इन टुडेज न्यूज़पेपर। भाई आज के न्यूज़पेपर में जो साकिनाका रेप केस है उसकी सारी की सारी सनसनीखेज डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, राइट यू कैन रीड ऑल द ल्यूरिड डिटेल्स ऑफ साकिनाका, जो कि मुंबई में है, राइट रेप एंड मर्डर केस इन टुडेज न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर में उसकी सारी की सारी सनसनीखेज जो डिटेल्स हैं उसको कवर किया गया है, राइट आज के न्यूज़पेपर में वो कवर हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड ल्यूरिड। अब यहाँ पे ल्यूरिड से आपको पता लग जाएगा, ल्यूरिड डिटेल्स इसका मतलब ऐसी जो सनसनी फैला दे, ऐसी जो रोंगटे खड़े कर दे, दैट्स कॉल्ड ल्यूरिड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट, यानी कि किसी चीज़ को कम करना मिटिगेट होता है बेटा, किसी भी चीज़ को कम करना मिटिगेट होता है। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब कम कर देना, ये वर्ब की तरह होगा, किसी चीज़ को कम करना, जैसे मिटिगेट द टेंशन है ना, किसी चीज़ को कम करना, मिटिगेट द नर्वसनेस, मिटिगेट द हेजिटेशन, राइट तो किसी चीज़ को कम कर देना मिटिगेट है। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जो है कोशिश की जा रही है टू मिटिगेट द टेररिज्म, जो आतंकवाद फैल रहा है तो उसको किस तरीके से काबू में किया जाए, तो मिटिगेट द टेररिज्म, राइट सो किसी भी तरीके से किसी चीज़ को कहा जाए तो मिटिगेट का मतलब क्या है, कम करना, किसी भी चीज़ को कम करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। ईज, ईज का भी मतलब क्या है, सुकून देना, चैन देना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट। रिलीव का भी मतलब क्या है, जैसे होता है ना भाई मेरा रिलीवर नहीं आया अभी, कई बार आप जॉब पे होते हो तो जॉब पे आपको जब तक दूसरा उस पोस्टिंग पे नहीं जाता आपको रिलीव नहीं किया जाता, तो रिलीव यही है, यानी कि सुकून देना, चैन देना। भाई अगर आप मानो दर्द है और वो दर्द ईज हो जाए, ईज का मतलब क्या है, चैन और सुकून होता है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसके आगे DIS लगा देंगे तो डिजीज़ हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है, बीमारी, राइट बीमारी में यही तो होता है, हमारा चैन चला जाता है। डिसीज़ का मतलब यही होता है, राइट सो रिलीव का मतलब भी छोड़ देना, मुक्त कर देना, रिलीव पढ़ा जाएगा, ये है एलिविएट। एलिविएट तोड़ लिया करें, ALLEVIATE, एलिविएट पढ़ा जाएगा, उच्चारण लिखना है तो लिख लीजिएगा, एलिविएट। लेसन का भी मतलब कम करना, और अले का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत बार आ चुका, शांत करना, किस चीज़ को शांत करना, जैसे अले द टेंशन, अले द एनिमोसिटी, जो आपस में दुश्मनी हो गई उसको किस तरीके से कम किया जाए। हार्डन का मतलब कम करने की बजाय उसे और सख्त कर दिया, ये वर्ब हो गई, हार्ड में EN लगाया तो ये वर्ब बन जाती है, इसको सख्त कर देना। टफ बना दिया, और भी कोई चीज़ सख्त हो गई
ताकि उसे कम ना किया जा सके, और ज़्यादा ट्रबल को बढ़ा देना टू मेक समथिंग मोर ट्रबलसम, राइट। इट्स वेरी हार्ड टू, बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड टू मिटिगेट द आफ्टरमैथ ऑफ एनी वॉर। आफ्टरमैथ का मतलब होता है बेटा किसी भी युद्ध के दुष्परिणाम, किसी भी युद्ध के। जब आप नोट्स बनाएंगे तो स्पेशली लिखेंगे कि बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी वॉर, किसी भी युद्ध के जो बुरे परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, उसे आफ्टरमैथ कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? आफ्टरमैथ, राइट। तो बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ वेरी हार्ड टू मिटिगेट। इस बात को महसूस करोगे तो इंग्लिश आ पाएगी बेटा। भाषा अगर महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है बेटा, फिर फ़ायदा नहीं हो पाएगा। महसूस करें, इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। टू मिटिगेट, कम करना, इट्स वेरी हार्ड टू मिटिगेट क्या? द आफ्टरमैथ ऑफ एनी वॉर। आफ्टरमैथ का मतलब जो जमा जोड़ घटा आपको प्राप्त होता है किसी युद्ध के बाद, उसकी यानी कि युद्ध के बाद की जो अप्रिय घटनाएं या अप्रिय प्रभाव है उसको कम करना, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि वो हो ही नहीं पाता। इट्स वेरी हार्ड टू मिटिगेट द आफ्टरमैथ ऑफ एनी वॉर, क्योंकि युद्ध में जिनके बाप मर गए, जो बहनें विधवा हो गई, बहुत सारे घर तबाह हो गए, राइट। जो भी परेशानियां जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, वो मेमोरीज हमेशा रह जाती हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू मिटिगेट द आफ्टरमैथ ऑफ एनी वॉर, किसी भी युद्ध के बुरे परिणाम को कम करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो आफ्टरमैथ एक नया शब्द है, इसे ज़रूर जगह दीजिएगा अपने नोट्स में बेटा, राइट। सो बहुत अच्छे, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। अगला शब्द है परमेट, राइट। परमेट का मतलब होता है छिद्रों में से निकल जाना। जैसे जो स्वेट है वो परमिएट करता है बेटा, जो स्वेट है वो परमिएट करता है रोम छिद्रों में से। जो हमारे गूज बम्प्स होते हैं, यानी कि आपके जो हकीकत में रोम छिद्र होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, राइट। जैसे आई गॉट माई गूज बम्प्स, गूज बम्प्स का मतलब रोंगटे भी होता है। इसका मतलब है गेट द गूज बम्प्स का मतलब है रोंगटे खड़े हो जाना। बट रोंगटे क्या होंगे? जो जिसमें से पसीना आता है वो क्या होते हैं? वो डेफिनेटली जो छोटे छोटे बाल हैं वो क्या है? वो डेफिनेटली गूज बम्प्स हैं, राइट। तो उसमें से पानी क्या होता है? स्वेट क्या करता है? परमिएट करता है। तो किसी छेद में से, राइट, किसी सरफेस में या तो अंदर जाना या वहाँ से बाहर आना, वो क्या कहलाता है? जैसे ये सरफेस है, इसमें छेद है, राइट। इसमें या तो सरफेस है, इसमें छेद है, अगर इसमें से पानी अंदर जा रहा है तो उसे हम कहते हैं परमिएट। या फिर कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज़ अगर छिद्र के माध्यम से किसी सरफेस के अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, उसे हम परमिएट कहते हैं। इसका मतलब प्रवेड, एंटर, फिल, फ्लड। फ्लड का मतलब बाहर आना, राइट। सॉरी। और सैचुरेट का मतलब होता है बेटा अधिकता होना किसी चीज़ की। सैचुरेट का मतलब क्या है? अधिकता। भाई अगर कोई चीज़ अधिक होगी तभी तो वो बाहर आ रही है। जैसे मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन, कि खेतों में कई बार ऐसा सीन होता है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि पानी अब बाहर निकलने लगा, धरती उगलने लगी पानी वापस, राइट। खेतों में से पानी आपने उगलते हुए कभी अगर देखा हो कि इतनी बारिश हो गई कि पानी अब वापस, धरती इतनी रिचार्ज हो चुकी है, पानी वो वापस फेंक रही है। अब पानी अगर ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब अब वो क्या हो गया? सैचुरेट हो गया ना। इसे सैचुरेट पढ़ा जाएगा बेटा। उच्चारण क्या है? सैचुरेट। इसके उच्चारण में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूं सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब अधिकता। तो इतनी अधिकता हो गई कि उस छिद्र के माध्यम से वो ऊपर आ रही है, तो बाहर आना या नीचे जाना किसी छिद्र के माध्यम से वो परमिएट कहलाता है। उच्चारण क्या है? परमिएट। इसमें र साइलेंट भी हो सकता है, परमिएट भी पढ़ा जा सकता है। ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, राइट। सो एम्प्टी मतलब खाली कर देना किसी चीज़ को, ड्रेन माने बहा देना किसी चीज़ को, एग्जॉस्ट माने भी खाली कर देना किसी चीज़ को। रेन वाटर परमिएट्स थ्रू द ग्राउंड, ग्राउंड में छिद्रों के माध्यम से वो नीचे उतर जाता है। तो रेन वाटर परमिएट्स का मतलब अब बारिश हुई तो वो ग्राउंड के छिद्रों में से क्या होता है? नीचे जाके स्टोर हो जाता है, राइट। सो रेन वाटर परमिएट्स थ्रू द ग्राउंड, ग्राउंड के थ्रू, ग्राउंड में से आर पार वो निकल जाता है, राइट। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सबको समझ में आया होगा परमिएट का मतलब क्या है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ द सेंटेंसेस। इससे हमें यह भरोसा होगा कि वाकई में मुझे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और हम सिर्फ रिवीजन में क्या लेंगे? वो सेंटेंसेस जो हमने पढ़े हैं। जैसे पहले का जो सेंटेंस हमने पढ़ा, देयर विल नॉट बी इंसेसेंट रेन बट इंटरमिटेंट शावर्स। शाबाश, बोले मेरे साथ, देयर विल नॉट बी इंसेसेंट रेन बट इंटरमिटेंट शावर्स। अब जरा दिमाग को जरा देखो, आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा है?
तो आपका दिमाग कहेगा हाँ समझ में आ रहा है, मुझे पता लग रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अगले सेंटेंस की तरफ लेते हैं। माई स्टूडेंट्स आर, बोलो शाबाश, बहुत अच्छे, बोलने का अभ्यास करो, गले को वो मोशन दो, वो वाइब्रेशन दो। माई स्टूडेंट्स आर जुबिलेंट बाय लर्निंग न्यू थिंग्स। माई स्टूडेंट्स आर जुबिलेंट बाय लर्निंग न्यू थिंग्स। वेरी गुड, देखो मीनिंग निकला, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, ल्यूरिड, यू कैन रीड, शाबाश, बोलेंगे साथ साथ बोलते रहेंगे, कानों में पड़े यू कैन रीड, बोल दिया। यू कैन रीड ऑल द ल्यूरिड डिटेल्स ऑफ द साकिनाका रेप and murder case in today's newspaper. You can read all the lurid details of the Sakinaka rape and murder case in today's newspaper. अब देखो ध्यान से, आपको समझ में आ रहा है कि भाई वाक्य क्या कह रहा है। मिटिगेट आ गया हमारा अगला स्टेटमेंट लेंगे। इट्स वेरी हार्ड, ये एक सत्य है, ये एक आर्य सत्य है, कोई नहीं बदल सकता, राइट। इट्स वेरी हार्ड टू मिटिगेट द आफ्टरमैथ ऑफ एनी वॉर। बोलेंगे फिर से, इट्स वेरी हार्ड, शाबाश, टू मिटिगेट द आफ्टरमैथ ऑफ एनी वॉर। पांचवा, परमिएट आ गया। रेन वाटर परमिएट्स थ्रू द ग्राउंड, रेन वाटर परमिएट्स थ्रू द ग्राउंड। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस उच्चारण अगर नहीं पढ़ा जाएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सिखा उन्हें रहे हैं जिन्हें नहीं आता, जिन्हें आता है वो तो देखेंगे भी नहीं। प्रिकॉशियस, तो आप आराम से इत्मीनान से, उच्चारण भी इसीलिए आप ही के लिए लिखता हूं, ये नहीं कि सिर्फ बता दिया। अरे भाई बार बार प्ले भी कर सकते हो अगर उच्चारण नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो जैसा बोला गया वैसे लिख सकते हो, प्रिकॉशियस। और हिंदी में लिखना चाहो तो इसको लिखोगे कम उम्र में ज़्यादा बुद्धिमान। कम उम्र में ज़्यादा बुद्धिमान, कम उम्र में ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। उम्र कम है और बुद्धिमान बहुत ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशियस। सेंटेंस समझोगे तो अपने आप समझ में आएगा। बोले मेरे साथ, द प्रिकॉशियस चाइल्ड, चाइल्ड तो बच्चा, उम्र है 6 इसकी तो बच्चा ही है। द प्रिकॉशियस चाइल्ड बिकेम अ डांसिंग स्टार एट द एज ऑफ 6। भाई अगर कोई 6 साल की उम्र में डांसिंग स्टार बन जाता है तो वो कैसा चाइल्ड कहा जाएगा? प्रिकॉशियस चाइल्ड। क्या है? बच्चा है। कैसा है? प्रिकॉशियस, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, गिफ्टेड, इंटेलिजेंट और ब्राइट और टैलेंटेड, यानी कि आप सारे के सारे वर्ड्स लगा सकते हो। द गिफ्टेड चाइल्ड, द इंटेलिजेंट चाइल्ड, द ब्राइट चाइल्ड, द टैलेंटेड चाइल्ड बिकेम अ डांसिंग स्टार एट द एज ऑफ 6, यानी कि प्रिकॉशियस, बहुत अच्छा शब्द है। अच्छा, उल्टा क्या हो गया? डल, स्लो, स्लगिश, बहुत ढीला, बहुत स्लो, बहुत डल। सो द प्रिकॉशियस चाइल्ड बिकेम अ डांसिंग स्टार एट द एज ऑफ 6। सेंटेंस मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो 6 साल की उम्र में ही डांसिंग स्टार हो गया, राइट। सो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट, तो डेफिनेटली उसे प्रिकॉशियस कहा जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। प्रोफिशिएंट का मतलब कुशल, जो बहुत ज़्यादा दक्ष हो, एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, राइट। एक्सपर्ट इज द राइट वर्ड फॉर इट, सही सिनोनिम है एक्सपर्ट, पढ़ा जाएगा प्रोफिशिएंट, राइट। जो भी शब्द नया हो उसी को अपने नोट्स में लिखा करो, और अगर ऐसा कोई शब्द जो आप जानते तो हो पर यूज़ नहीं करते तो फिर बेटा उसको भी अपने नोट्स में लिखिएगा। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, टैलेंटेड, स्किल्ड, केपेबल, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट। इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? निकम्मा, जो कंपिटेंट ना हो। कंपिटेंट का मतलब क्या होता है? कुशल, और इनकम्पिटेंट का मतलब अनस्किल्ड, जिसमें कोई कुशलता ना हो, दैट्स कॉल्ड इनकम्पिटेंट। वी आर लुकिंग फॉर, राइट। सेंटेंस को पढ़ के देखो, अपने आप समझ में आएगा कि कहाँ पे आया प्रोफिशिएंट, देखो यहाँ पे आया, राइट। तो प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इसका मतलब इंग्लिश में एक्सपर्ट व्यक्ति की बात हो रही है। तो भैया ये जो हायरिंग करने वाले जो इंटरव्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर, इसका मतलब होता है ढूंढना, राइट। वी आर लुकिंग फॉर, हर एक वाक्य को लिखिएगा बेटा, वाक्य कोई नहीं छोड़ना। अगर आपको वोकैबुलरी आती भी है तो भी सेंटेंस तो जरूर लिखिएगा एग्जाम्पल का, क्योंकि भाई अगर एक एक सेंटेंस को जुटाते जाओ, देखो सारी भाषा आपको समझ में आने लगेगी बेटा। कई हज़ार अगर हम वोकैब कर चुके हैं तो कई हज़ार वाक्य भी कर चुके हैं, और कई हज़ार वाक्य का मतलब है इस दुनिया में जितने वाक्य आते होंगे वो तो वोकैब में ही कवर हो चुके हैं, अगर आपने ध्यान से वोकैब का सेशन किया है। बट मुद्दा आपकी डेडिकेशन का है बेटा। वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज़ प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। हम एक ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं जो कि इंग्लिश में दक्ष है, जो कि इंग्लिश में केपेबल है, स्किलफुल है, एक्सपर्ट है। सो वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज़ प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है, जो इंग्लिश में कुशल है, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोवर्बियल। प्रोवर्ब तो आप समझते ही हैं, कहावतें होता है इसका मतलब, राइट। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत।
अगर कोई चीज़ कहावतों के आधार पर चलती है, जैसे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये एक तरीके से प्रोवर्ब हो गई, राइट। भैंस के आगे बीन बजाना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये सब प्रोवर्ब होती हैं। और ऐसी ये वो बातें होती हैं जो सभी जानते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल गया? वेल नोन। इसका मतलब क्या निकल गया? वेल नोन। राइट, वेल नोन। वेट फॉर वाइल। वेल, प्रोवर्बियल का मतलब है वेल नोन, जिसे सभी जानते हैं, दैट्स कॉल्ड वेल नोन, यानी कि कॉमन, वेल नोन। अच्छा, अनफेमिलियर, ऐसी कोई चीज़ जिसे कोई नहीं जानता, दैट इज कॉल्ड अनफेमिलियर। कहते भाई इससे कोई परिचित नहीं है इस चीज़ से, तो वो क्या चीज़ हो जाती है? वो अनफेमिलियर हो जाती है, स्ट्रेंज हो जाती है। एलियन, एलियन माने बाहर का ही तो होता है, राइट। जैसे कोई मिल गया टाइप, वो एलियन है, तो वो वेल नोन थोड़ी होगा। अब स्टेटमेंट देखो, बहुत ध्यान से देखें, वाक्य देखो बेटा। प्रोवर्बियल कहाँ आया? प्रोवर्बियल ये रहा, प्रोवर्बियल वे ऑफ पासिंग बक टू देम। पास बक का मतलब क्या होता है? किसी के मत्थे मढ़ना। गलती किसी ने की और किसी के मत्थे लगा दो। जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त ने गिलास तोड़ा, उसकी मम्मी ने पूछा किसने तोड़ा, आपका नाम लगा दिया, तो आप कहोगे ना वाई आर यू पासिंग बक, बोलो शाबाश, वाई आर यू पासिंग बक टू मी, भाई मेरे मत्थे क्यों मढ़ रहे हो, मेरी गलती क्या है, मैंने थोड़ी कुछ गलत किया है। तो पास बक। अब इस बात को समझिए, प्रोवर्बियल का मतलब सबसे बढ़िया तरीका, वेल नोन तरीका, प्रोवर्बियल वे ऑफ पासिंग बक टू देम, यानी कि उनके मत्थे मढ़ने का सबसे वेल नोन तरीका, सबसे सभी जानते हैं उस तरीके को। शाउटिंग एट सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? नीचे काम करने वाले। भाई एक अधिकारी हो गया, अधिकारी क्या करेगा? अपनी कमी निकालेगा या सबॉर्डिनेट्स की? सबॉर्डिनेट्स की, क्योंकि वो तो भाई साहब हो गएगा हम है यम है हम, बॉस बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट। ऐसा नहीं है, बॉस भी इंसान है, भगवान थोड़ी है। हाउ कैन बॉस बी ऑलवेज राइट, राइट। पर होता है, व्यक्ति क्या करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स पर, शाउटिंग एट द सबॉर्डिनेट, गलती चाहे उसी की हो पर अपने से नीचे वाले पर चिल्लाना। शाउटिंग एट द सबॉर्डिनेट्स इज द प्रोवर्बियल वे, यानी कि वेल नोन वे, कॉमन वे ऑफ पासिंग बक टू देम। अपनी गलती को उनके ऊपर मढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उन पर चिल्लाना शुरू कर दो। वो आपके सामने बोल तो सकते नहीं, तो बेचारे बोलेंगे क्या, राइट। सो शाउटिंग एट द सबॉर्डिनेट्स इन द शाउटिंग एट सबॉर्डिनेट्स इज द प्रोवर्बियल वे ऑफ पासिंग द बक टू देम, यानी कि उनके मत्थे मढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है प्रोवर्बियल वे, राइट। कई बार कह सकते हैं अरे हाँ हाँ पता है मुझे तेरा, अब तू क्या करेगा, आई नो योर प्रोवर्बियल वे, यानी कि आपका जो वे है वो वेल नोन है, राइट। कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है भाई साहब, तेरे बहाने तो दुनिया जान गई कि तो अब क्या बहाना बनाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि योर एक्सक्यूज इज प्रोवर्बियल। इनको यूज किया करो बेटा, योर एक्सक्यूज इज प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल का मतलब क्या है? वेल नोन। अरे भैया आप तो तुम यही बोलोगे, प्रोवर्बियल का मतलब वेल नोन है। एक बार फिर से बोलेंगे, शाउटिंग एट द सबॉर्डिनेट्स, शाबाश बहुत अच्छे, इज द प्रोवर्बियल वे ऑफ पासिंग द बक टू देम। उनके मत्थे मढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है चिल्लाना शुरू कर दो, राइट। अगला शब्द है रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट, इसका मतलब ये होता है बेटा कि किसी को, जैसे मान लीजिए उनसे उनकी नॉर्मल ज़िंदगी छीन गई। नॉर्मल ज़िंदगी कैसी होती है भाई? जैसे एक आम इंसान जीता है अपने परिवार के साथ, राइट, उसकी आम आदतें होती हैं, बढ़िया व्यवहार होता है। अगर ऐसा कोई व्यवहार छोड़ देता है, जैसे नशेड़ी हैं जिनको चरस, गांजा, स्मैक, अफीम, राइट, या कोई और नशा लग गया, या फिर कोई कैदी है, क्राइम करके जो है वो जेल में गया और पिछले 15 साल से जेल में ही है। अगर 15 साल से जेल में है तो उसकी जो मेंटेलिटी है वो कैसी है? जेल जैसी, राइट। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें जेल से बाहर भेजने से पहले उन्हें रिहैबिलिटेट करे, यानी कि सामान्य जिंदगी में भेजने से पहले उनको उस जिंदगी के लिए तैयार करना जो जिंदगी उनसे छिन गई है, राइट। नशा मुक्ति केंद्र, और होता क्या है, नशा मुक्ति केंद्र को रिहैबिलिटेशन सेंटर ही कहा जाता है, यानी कि उनकी आदतों को सुधारा जाता है। वो आदतें जो नॉर्मल लाइफ की थी वो उनसे छीन गई है, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ को दोबारा उन्हें लौटाने के लिए जो भी किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रिहैबिलिटेट। दोबारा से आदतों को सुधारने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं क्या? रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट, राइट। उच्चारण तो लिखने की मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी लिख देता हूं,
रिहैबिलिटेट, राइट। वैसे तो आप सुनकर आप भी लिख सकते थे, राइट। बिल्कुल लिखा करें और कोशिश किया करें, जितना काम करें अभी नहीं लिखना है, जब लिखेंगे तो डेफिनेटली उसको अच्छे से लिखेंगे। तो आपको समझाया मैंने, यानी कि रीजनरेट करना, वो आदतें दोबारा से बनाना, रिस्टोर, वो आदतें दोबारा से रिस्टोर करना। अब वाक्य को समझिए, यहाँ पे देखो रिहैबिलिटेट कहाँ पर आए, यहाँ पे, राइट। तो स्टेटमेंट पढ़ के देखो, एवरी प्रिजनर, हर कैदी को, एवरी प्रिजनर शुड बी रिहैबिलिटेटेड, एवरी प्रिजनर शुड बी रिहैबिलिटेटेड बिफोर कमिंग आउट ऑफ द जेल, यानी कि हर एक कैदी को रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए जेल आने से पहले, क्योंकि वहाँ पे वो रहा है क्रिमिनल्स के साथ, अब वो रहेगा अच्छे लोगों के साथ। पर अभी 20 साल का जो प्रभाव है उसके विचारों पर, हो सकता है कि वो क्राइम मेंटेलिटी लेकर समाज में आए और दिक्कत हो जाए, नॉर्मल व्यक्ति के साथ एडजस्ट ना कर पाए। तो एवरी प्रिजनर, शाबाश बोलेंगे, एवरी प्रिजनर शुड बी रिहैबिलिटेटेड बिफोर कमिंग आउट ऑफ द जेल, जेल से आने से पहले उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए, राइट। और उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन, और आप देखिएगा कि आपको वाक्य समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आप पाएंगे कि 90% वाक्य क्या कह रहा है वो आपको समझ में आने लगा। इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन होने लगा। टेस्ट तो यही होता है ना, हमेशा कहीं भी आपकी इंग्लिश को टेस्ट किया जाएगा तो वो ये देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश भाषा और उसकी समझ। ज़रा देखते हैं कि आज हमने जितने भी वाक्य किए वो हमें समझ में आए कि नहीं आए। यही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, यही है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश भाषा और उसकी समझ। हमें दूर भागना नहीं है, सामना करना है, और हार नहीं माननी है, और बोर नहीं होना है, बस बहुत सिंपल सी बात है, लगातार लगे रहना है, राइट। तो हमारे पास पहला वाक्य आ जाता है, लेट्स टेक आवर फर्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज इंटरमिटेंट, राइट। तो ठीक है, देयर विल नॉट बी इंसेसेंट रेन बट इंटरमिटेंट शावर्स। और उम्मीद करता हूं कि जो जुझारू हैं, जो क्रिएटिव हैं, वो साथ साथ बोल रहे होंगे कि देयर विल नॉट बी इंसेसेंट रेन बट इंटरमिटेंट शावर्स। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा क्या कह रहा है ये। अगला स्टेटमेंट, माई स्टूडेंट्स आर जुबिलेंट। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है कि नया पानी, नई चीज़ें, राइट, नदी में आती रहें तो डेफिनेटली दिमाग सड़ता नहीं है। माई स्टूडेंट्स आर जुबिलेंट बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, बहुत खुश हैं नई चीज़ों को सीख के। नेक्स्ट, यू कैन रीड, शाबाश बोलेंगे, यू कैन रीड all the lurid details of the Sakinaka rape and murder case in today's newspaper. तो all the lurid details of Sakinaka rape case in today's newspaper. तो अच्छे से आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। It's very hard to mitigate the aftermath of any war. किसी भी युद्ध का जो aftermath है, it's very hard to mitigate, उसे कम नहीं किया जा सकता। Permeate, rain water permeates through the ground. Rain water परमिएट्स थ्रू द ग्राउंड, वो उसके थ्रू निकल जाता है। प्रिकॉशियस, अ प्रिकॉशियस चाइल्ड बिकेम अ डांसिंग स्टार एट द एज ऑफ 6. द प्रिकॉशियस चाइल्ड बिकेम अ डांसिंग स्टार एट द एज ऑफ 6. प्रोफिशिएंट, वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. समझ के देखो, मीनिंग आएगा दिमाग में। Shouting at the subordinates is the proverbial way of passing buck to them. बस चिल्ला दो और अपना उनके मत्थे मर दो। Shouting at the subordinates is the proverbial way of passing the buck to them. उनके मत्थे मरने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे वेल नोन तरीका यही है, रिहेबिलिटेट। Every prisoner should be rehabilitated before coming out of the jail. जेल में आने से पहले उनको रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए, राइट। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस सेशन का बहुत अच्छे से लिख के नोट्स बनाएंगे, हर एक वाक्य को लिखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। जब आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो वो समझ में आएंगे, राइट। दिमाग को खाली नहीं छोड़ेंगे, लगातार उसे काम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर बीइंग विद मी। उम्मीद करता हूँ कि लगातार सेशंस के साथ आप जुड़े रहेंगे, राइट। और आपको फ़ायदा हो रहा है तो इन्हें बार बार रिवाइज करें, क्योंकि आपको पता है कि ये फ़ायदे का है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो ये सब करें, और अगर अच्छा ना लगे तो कुछ भी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पर अपने फ़ायदे के लिए कम से कम काम करते रहें। अगर मैं आपके फ़ायदे के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट, तो कम से कम आप अपने फ़ायदे को समझें और अच्छे तरीके से चीज़ों को काम करते रहें। और पूरी किताब हम कवर करेंगे, विल डेफिनेटली कवर एवरीथिंग। 141वीं क्लास आज थी, राइट। लोग सोच रहे थे कि सर 1 क्लास देंगे, 2 क्लास देंगे, फिर बंद कर देंगे, और अभी बहुत सारी क्लासेज आनी है। स्टे रेडी फॉर दैट, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं तो हमारे अंदर दमखम भी बड़ा होना चाहिए और तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी।
टेक केयर, गुड नाइट, स्टे फोकस्ड, स्टे क्रिएटिव, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।